प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का विजय शक्ति में स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बताया था। अब आज उसके आगे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि मैं इसके पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसकी पहचान मैं पहले भी बताई हूं। साधारण वाक्य में भी बताया, नकारात्मक वाक्य में भी बताया कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, तो वही प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ भी है। लेकिन यहाँ पे अब ये देखिए, ना अफर्मेटिव है ना नेगेटिव है, बल्कि है क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नसूचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नसूचक वाक्य क्या है, प्रश्नसूचक वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य क्या है। कुछ प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक शब्द हैं। वो शब्द क्या है मैं बता रहा हूं। क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में यही प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली पहचान ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्दों के साथ क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इन शब्दों में से कोई शब्द लगा हो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नसूचक वाक्य होता है या प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इसकी पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्दों के साथ ये प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक शब्द हमने लिख दिया, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इसमें से कोई शब्द लगा हो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नसूचक वाक्य होता है। ये देख लीजिए पहचान ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूं। ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। इसी के साथ ये प्लस हमने लिख दिया है, इसी के साथ ये प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक शब्द लिख दिया है, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। इसमें से यदि कोई शब्द लगा है, तो ये जानिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इसकी एक और पहचान है, साधारण वाक्य में हम हिंदी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम देखते थे। नकारात्मक वाक्य में हमें हिंदी वाक्य के अंत में हमें पूर्ण विराम देखते थे। लेकिन यहाँ पे
ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्दों के साथ क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे के अलावा हिंदी वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक ये निशान बना रहेगा, हाशिए वाला निशान बना रहेगा। यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रश्न सूचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान है। जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, क्या वह खाता है, क्या वह खाता है। पहचान ये आप लोगों के सामने लिखी है कि ता है, ती है, ते है, ते हो, ता हूं आदि शब्दों के साथ क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इसमें से यदि कोई शब्द लगा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, प्रश्न सूचक वाक्य होगा या प्रश्नवाचक वाक्य होगा। इसके साथ साथ में पहचान में और बताया है कि हिंदी वाक्य में ये हाशिए वाला निशान सूचक का निशान होगा। तो ये देख लेते हैं सबसे पहले जो पहचान मैं बताई है, इस पहचान में वो शब्द हैं कि नहीं। तो हिंदी वाक्य के अंत में सबसे पहले ये देखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला शब्द। तो ये हिंदी वाक्य के अंत में ता है मिल रहा है, ता है मिल रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ आगे हमको ये देखना है कि क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे में से कोई शब्द तो नहीं है। ये हम देख रहे हैं ये क्या शब्द है, उसमें से भी एक शब्द मिल गया। तो ता है, ती है, ते है, ता हूँ, तो ये मिला, उसके साथ ये मिल गया, प्रश्न सूचक शब्द मिल गया। और इसके बाद हम एक पहचान जो बताई है कि हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहेगा, ये प्रश्न सूचक का निशान रहेगा, प्रश्नवाचक का निशान रहेगा, हाशिए वाला निशान रहेगा। तो जो जो पहचान मैं बताई उसमें इस हिंदी वाक्य में वो सारी चीज़ें मिल रही है। इसका मतलब हमारा ये उदाहरण जो हमने दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक वाक्य है। तो सबसे पहले हमको पहचानना है, हम इसको की पहचान कर लिए हैं। अब पहचानने के बाद हमको ये देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाने का नियम क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाने का नियम, इसका अनुवाद दो तरीके से बनाया जाता है। वो दो तरीका क्या है, एक तो वो जहाँ पर क्या शब्द वाक्य के शुरू में आए, ये देखिए इतने हैं, इसके अलावा एक दो और हैं, वो भी हमें बता देंगे, लिख देंगे। जहाँ पर क्या शब्द वाक्य के शुरू में आए उसका अनुवाद बनाने का नियम अलग है। इसी क्या शब्द को जब हम शुरू में ना लिखकर वाक्य के बीच में लिख देते हैं या कब, क्यों, कहाँ, कैसे लिख देते हैं तो उसका अनुवाद बनाने का नियम अलग है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जहाँ पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आ रहा है उसका अनुवाद बनाने का नियम क्या है। और ये जो मैं उदाहरण आपके सामने लिखा हूँ इसमें देखिए शुरू में ही क्या शब्द आ गया, इसको शुरू कहते हैं और इसको अंत कहते हैं। तो जहाँ पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आता है उसका अनुवाद बनाने का नियम होता है डू या डज, धन, कर्ता, धन, क्रिया, धन, कर्म, धन, अन्न। जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है, डू या डज, धन कर्ता, धन क्रिया, धन कर्म, धन अन्न। और इस उदाहरण में क्या शब्द वाक्य शुरू में आ भी रहा है। अब जो यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द हैं
इनकी अंग्रेजी भी आप लोग जान लीजिए। हम लिख देते हैं, क्या, व्हाट, कब, व्हेन, क्यों, व्हाई, कहाँ, वेयर, कैसे, हाउ। तो इधर देखिए, ये सबकी मैंने मीनिंग भी लिख दिया है कि क्या, व्हाट, कब, व्हेन, क्यों, व्हाई, कहाँ, वेयर और कैसे, हाउ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जो अनुवाद बनाने के नियम है, डू या डज, धन कर्ता, धन क्रिया, धन कर्म, धन अन। तो यहाँ पे डू और डज की समस्या है कि कहाँ पे हम डू लगाएंगे, कहाँ पे हम डज लगाएंगे। तो डू और डज के लिए मैं अफर्मेटिव में बताया, नेगेटिव में बताया कि जहाँ पे कर्ता ही होगा, सी होगा, इट होगा या एक वचन अन्य पुरुष होगा। एक वचन अन्य पुरुष के लिए मैं अफर्मेटिव भी बता चुका हूँ, नेगेटिव में भी बता चुका हूँ कि आई और यू को छोड़कर दुनिया की वो सारी चीज़ें जिनको गणना करने पर एक होता है, केवल एक होता है, वो सब अन्य है। न मैं हूँ न तुम हो, वो सब अन्य होता है। तो उसी हमारे सामने ये पूरा उदाहरण है। अब चूँकि हम अफर्मेटिव देख चुके हैं, नेगेटिव देख चुके हैं, तो बहुत कुछ तो स्थिति साफ भी हो जाती है कि इसमें कर्ता कौन है। और यदि कर्ता तुम्हें नहीं पता चल पाता तो वही जो फार्मूला बताया था कि क्रिया वाक्य के अंत में रहती है, उसी क्रिया में हम कौन का प्रश्न कर देंगे तो कर्ता मिल जाएगा, क्या या कहाँ का प्रश्न कर देंगे तो हम को कर्म मिल जाएगा। अगर साधारण तरीके से तुम्हें नहीं मिलता तो उस फार्मूले के तहत कर्ता क्रिया कर्म ढूंढ लीजिए। तो उसी कर्ता के अनुसार हमको डू और डज सबसे पहले लिखना है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि क्या वह खाता है, क्या वह खाता है। यहाँ पे क्रिया क्या है, खाता है, खाता है। अब खाता में, खाता क्रिया है, वाक्यांत में यही है क्रिया। अब इसमें कौन का प्रश्न कर लीजिए, कौन खाता है, कौन खाता है। तो कौन में तुम्हें वह मिल रहा है ना, इस वाक्य में वह मिल रहा है ना, और वह की अंग्रेजी होती है ही, वह की अंग्रेजी होती है ही। अब ही तुम्हारा कर्ता स्पष्ट हो गया। अब जैसा कि मैं ऊपर बताया था अफर्मेटिव में भी नेगेटिव में भी कि जहाँ पे कर्ता ही होगा, सी होगा, इट होगा या एक वचन अन्य पुरुष होगा, उसके साथ यस या यस लगाते थे। नेगेटिव में हम बताए कि जहाँ पे कर्ता ही होगा, सी होगा, इट होगा या एक वचन अन्य पुरुष होगा, उसके उस कर्ता के साथ हम डज नॉट लगाएंगे, बाकी सबके साथ डू नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पे तो तुम्हारा स्पष्ट हो गया ना कि कर्ता ही है, और ही शब्द मैं वहाँ पे लिखाया भी था। तो ही है तो इसका मतलब ही के साथ हम डज लगाएंगे। ये देखिए डज, डज हो गया, डू या डज में से एक। फिर उसके बाद कर्ता, कर्ता मालूम ही हो गया है, ही, डू या डज हो गया, कर्ता हो गया। अब क्रिया लिखना है, क्रिया वही खाता है की अंग्रेजी होती है ईट। ये डज ही ईट, क्योंकि यस यहीं लग गया है, अब आगे यस या यस लगाने की कोई झंझट नहीं है। ये मैं निगेटिव भी बता चुका हूँ, वही चीज़ इंट्रोगेटिव में भी है कि जब हम डज लगा चुके हैं
तो अब यहाँ पे यस या यस की झंझट नहीं है। यस या यस की झंझट तो सीधे अफर्मेटिव में पड़ती है। यहाँ पे चूंकि हम सहायक क्रिया में ही हम लगा चुके हैं, डू में ईएस हम लगा चुके हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमको फुल स्टॉप का निशान नहीं लगाना है, अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क्स लगाना है, जैसे हिंदी वाक्य में तुम्हारे दिया गया है। तो जहाँ पे हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। डू या डज, धन कर्ता, धन क्रिया, धन कर्म, धन अन। अब इसमें क्रिया के बाद कर्म है ही नहीं है और अन्न है ही नहीं है, तो ये है तुम्हारा अनुवाद बनाने का नियम। जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आता है, और ये मैंने इसके अंग्रेजी ये बना दिया हूं नियम के अनुसार। नियम से हट के तुम्हें कोई शब्द नहीं लिखना है। अब आगे देख लीजिए, जहां पर क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है या क्या के अलावा दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, उसका अनुवाद बनाने का नियम क्या है। तो यूँ समझ लीजिए, जहाँ पर क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है, अब उसका भी पहले मैं उदाहरण लिखता हूँ, उसके बाद फिर अनुवाद बनाने का नियम लिखता हूँ। वाह क्या खाता है, वह कहाँ खाता है, वह कब खाता है। ठीक, देखिए क्या वह खाता है वाक्य शुरू में आया ना, क्या शब्द, उसका अनुवाद बनाने के नियम ये है। उसका अनुवाद बनाने के नियम ये है। डू या डज सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद कर्ता लिखेंगे, उसके बाद क्रिया लिखेंगे, उसके बाद कर्म लिखेंगे, उसके बाद अन्न लिखेंगे। कर्ता क्रिया कर्म ढूंढने के लिए हम नियम बताए हैं, उस नियम के हिसाब से कर्ता क्रिया कर्म ढूंढ लीजिए। उसके बाद इसी नियम के आधार पे क्रम से लिखते चले जाइए। अब दूसरी चीज हम ये बताएं कि जहां पर क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, तो ये देखिए इसमें इस उदाहरण में बीच में आया है। यहाँ पे ये दूसरा प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आया है, यहाँ पे ये दूसरा प्रश्नवाचक शब्द आया। क्या के अलावा भी और सारे प्रश्नवाचक शब्द हैं ना, तो जहाँ पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आया उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। और जहाँ पर क्या शब्द वाक्य बीच में आता है या क्या के अलावा दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, उसका अनुवाद बनाने का नियम क्या है, उसका भी अनुवाद बनाने का नियम ये देख लीजिए आप लोग। प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, इसमें से ये देख लीजिए जो भी प्रश्नवाचक शब्द आएगा उसकी ये अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देंगे। प्रश्नवाचक शब्द ये हमने लिखा ना, प्रश्नवाचक शब्द, उसकी हम अंग्रेजी लिख देंगे। उसके बाद फिर डू या डज, उसके बाद कर्ता, उसके बाद क्रिया, उसके बाद कर्म, उसके बाद अन्न। जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में आएगा या क्या के अलावा दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, ये देखिए इसमें बीच में आ रहा है। अगले वाले उदाहरण में देखिए क्या के अलावा दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आ रहे हैं। अगले वाले उदाहरण में क्या के अलावा दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है। तो ये देखिए
ये क्या शुरू वाले का तो इस तरह से हमने बनाया है। बाकी सब का अनुवाद बनाने का नियम ये है, अनुवाद बनाने का नियम ये है। इस पे भी देखिए हमने ये ब्रैकेट में खींच दिया है याददाश्त के लिए, इसका अनुवाद बनाने के नियम ये है। तो अब चलिए हम इसके अनुसार हम अनुवाद हम बना लेते हैं। पहला वाला जो उदाहरण हमने दिया कि जहाँ पर क्या शब्द वाक्य के बीच में आए उसका अनुवाद बनाने के नियम क्या है। तो इस वाले उदाहरण में देखिए बीच में ये आ रहा है ना, हाँ, तो बीच में आ रहा तो ये प्रश्नवाचक शब्द, और बीच में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। तो क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट। हाँ, तो सबसे पहले हमको लिखना है व्हाट, ये हमने लिख दिया। उसके बाद डू या डज, डू या डज। अब डू या डज, फिर कर्ता के अनुसार हमको डू या डज लिखना है, डू या डज लिखना है। तो बहुत कुछ तो करते करते साफ हो गया कि इसमें वह आया है, वह की अंग्रेजी ही होती है। तो जब ही होती है तो ही, सी, इट तथा एक वचन अन्य पुरुष के कर्ता के साथ हमें डज लगाना है। तो अब वह आ रहा है तो यहाँ पे ये डज लिखिए, व्हाट डज हो गया, प्रश्नवाचक शब्द हो गया, डू या डज हो गया। कर्ता, कर्ता ही स्पष्ट ही है, व्हाट डज ही। अब क्या करना है, खाता है, खाता है कि अंग्रेजी होती है ईट। ये इसमें न कर्म है और न अन्न है। तो जहां पर क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है उसका अनुवाद बनाने के नियम ये है, जिसके हिसाब से मैंने ये शुरू वाले का ये एक एग्जाम्पल लिखा और उसकी अंग्रेजी ये मैंने बनाया। जहां पर क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है या क्या के अलावा दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं उसका अनुवाद बनाने का नियम ये मैंने नीचे लिखा है। प्रश्नवाचक शब्द डू या डज, धन कर्ता, धन क्रिया, धन कर्म, धन अन्न। जिस पे मैं एक ये उदाहरण लिख रहा हूं, जहां पर क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है, ये बीच में आ रहा है ना, देखिए इधर और उधर ये बीच में है ना, इसका अनुवाद बनाने का नियम है ये प्रश्नवाचक शब्द। ये प्रश्नवाचक शब्द पहले मैंने लिखा, जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा उसकी हम अंग्रेजी लिखेंगे। ये हमने अंग्रेजी लिख भी दिया है। क्या की अंग्रेजी लिखा, उसके बाद डू या डज, कर्ता साफ हो रहा है कि ही, और ही शब्द हम अफर्मेटिव भी लिखाए थे और निगेटिव में भी बताए थे, भी लिखाए भी थे। तो वहाँ पे फिर ये डज हो गया, व्हाट डज। कर्ता स्पष्ट ही है कि ही, व्हाट डज ही, और खाता है कि अंग्रेजी होती है ईट। अब इधर देख लीजिए, क्या इसमें है, क्या इसमें है, वह इसमें है, वह इसमें है, खाता है इसमें है, खाता है इसमें, बराबर सेम शब्द हैं। लेकिन सेम के अलावा ये देखिए कि यहाँ क्या शुरू में है, यहाँ क्या बीच में है, कितना बड़ा अंतर हो जाता है। क्या वह खाता है, अगर ये पूछा जाए तो तुम्हें उत्तर कैसे देना है। अगर हम पूछ लें कि क्या वह खाता है तो इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। खाता है तो हाँ, नहीं खाता है तो नो। और यहाँ पे जो है वह क्या खाता है, अगर हम इस तरह से तुमसे पूछ लें तो वह क्या खाता है तो इसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। इसका उत्तर तो ऐसे दिया जा सकता है कि देखने पे दो जो चीज़ वो खा रहा है, दाल चावल रोटी सब्जी, वो हमको बताना पड़ेगा। है शब्द एक ही दोनों, लेकिन देखिए क्या शुरू में और क्या बीच में कितना बड़ा अंतर हो गया। तो उसका क्या शुरू वाले का अनुवाद बनाने का नियम ये है और बीच वाले का अनुवाद बनाने का नियम ये है। ये देख लीजिए, नियम से हटके तुम्हें कुछ नहीं करना। अब आगे देख लीजिए, जहां पर क्या के अलावा दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आ रहे हैं। दूसरे वाले में वह कहाँ खाता है, वह कहाँ सा खाता है, तो कहाँ शब्द आया। तो यहाँ पे इसी नियम के अनुसार उसको भी हमको लिखना है। तो सबसे पहले हम कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे। कहाँ की अंग्रेजी होती है फेयर। अब वह शब्द स्पष्ट है, वह की अंग्रेजी ही होती है, ही के साथ डज लगेगा।
वेयर डज, अब करता ही ईट। ये देखिए, इसी तरह ये कब एक प्रश्नवाचक शब्द है, कब वाले का भी हम अनुवाद कर लेते हैं। सबसे पहले कब की यहाँ अंग्रेजी हम लिखेंगे। कब की अंग्रेजी होती है फैन। फैन डज ही इट। तो क्या शुरू और क्या के अलावा क्या बीच में दूसरे प्रश्नवाचक शब्द जो आ रहे हैं उसमें फर्क आप लोग समझे कि नहीं समझे। शुरू वाले का अनुवाद बनाने के नियम ये है, शुरू वाले का उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, लेकिन क्या बीच वाले का उत्तर हम हाँ या ना में हम नहीं दे सकते। उसका अनुवाद बनाने के नियम ये है। अब इसके अलावा मैं आप लोगों को दो चार उदाहरण और बताता हूं, दो चार उदाहरण और बताता हूं, उस पर देखिए और अपने से मनन कीजिए कि ये क्या होगा, कैसे होगा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जैसे क्या राम पढ़ता है। क्या राम पढ़ता है। क्या शब्द शुरू में आ गया है ना, क्या शब्द शुरू में आ गया वाक्य। अब इसका अनुवाद हम कैसे बनाएंगे, इसका अनुवाद बनाने का नियम क्या है। इसका अनुवाद बनाने का नियम ये है, ये देखिए, ये ब्रैकेट में मैंने किया है। इसका अनुवाद बनाने के नियम ये है, सबसे पहले डू या डज लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू या डज। इसमें राम शब्द आ रहा है, राम शब्द से तो स्पष्ट है कि किसी पुरुष का नाम हो, महिला का नाम हो, वो एक वचन अन्य पुरुष होते हैं। तो उसके साथ हमें सबसे पहले क्या लिखना है, डज लिखना है, चूंकि क्या शब्द शुरू में आया है। तो डज, अब राम कर्ता के बाद डू या डज के बाद अब हमको कर्ता लिखना है, राम। डू या डज हो गया, कर्ता हो गया। क्रिया इसमें क्या है, पढ़ना क्रिया है। पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड। डज ही रीड। क्या शुरू वाला आया है इसमें। अब अगला देख लीजिए, अगला देख लीजिए, मैं क्यों हंसता हूं। मैं क्यों हंसता हूं। यहां पे एक उदाहरण हम यहां पे लिख रहे हैं, मैं क्यों हंसता हूं। मैं क्यों हंसता हूं। इधर देखिए, अब क्या शुरू वाला तो नहीं आया, इसमें क्यों शब्द आ गया है। तो क्यों शब्द का हम क्या बीच वाले या क्या के अलावा जितने प्रश्नवाचक शब्द आ रहे हैं उसका अनुवाद बनाने का नियम हमने ये नीचे लिखा है। सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे। यहाँ क्यों शब्द आ रहा है, क्या शुरू में तो आ नहीं रहा है, तो क्यों की अंग्रेजी हम लिखेंगे। क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई। व्हाई। अब मैं शब्द आ गया यहाँ पे, यहाँ पे हंसता हूं, कौन हंसता है, मैं तो साफ है ना। तो वहां हम अफर्मेटिव भी बताए थे, निगेटिव भी बताए थे। यहाँ भी हम बता चुके हैं कि आई और यू छोड़कर उसी बाकी सबके साथ एक वचन अन्य पुरुष हो तो उसके क्रिया में हम यस या ईएस लगाते हैं। आई यू को छोड़कर हमने कहा था ना। और एक वचन हो
और तो वो सारी चीज़ें अन्य पुरुष में है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारे पास मैं है, मैं की अंग्रेजी आई होती है। तो यहाँ पे हम प्रश्नवाचक शब्द के बाद डू या डज में से हम डू लगाएंगे, वाई डू। अब ये प्रश्नवाचक शब्द हो गया, डू या डज हो गया। अब कर्ता, कर्ता तो साफ है, आई, वाई डज आई। और यहाँ पे क्रिया क्या है, हंसना सबसे लास्ट में। हंसना की अंग्रेजी होती है लाफ, LAUGH। ये हुआ तुम्हारा ट्रांसलेशन। तो क्या शब्द वाक्य शुरू में आए तो उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है, ध्यान दे दीजिए। क्या के अलावा दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। क्या बीच वाला है या क्या के अलावा दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। क्या शुरू वाले एक उदाहरण हमने ये दिया और क्या शुरू वाले एक उदाहरण हमने ये दिया। अब क्या के अलावा जो जितने प्रश्नवाचक और दूसरे हैं, एक उदाहरण हमने ये दिया। क्या बीच वाले के एक उदाहरण हमने ये दिया। ये क्या के अलावा एक दूसरा शब्द, इसका उदाहरण हमने ये दिया। उसके अलावा ये क्यों वाले का उदाहरण हमने ये दिया। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो इंट्रोगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, सबसे पहले हमको पहचानना है। पहचानने के लिए ये मैंने लिख दिया है और ये प्रश्नवाचक शब्द लिख दिया है। हिंदी वाक्य के अंत में ये हमने निशान बता दिया है। इतनी चीज़ें हैं, इसमें से कोई एक शब्द, इसमें से कोई एक शब्द और अंत में ही हाशिए वाला निशान आ जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। पहचानने के बाद अब हमें अनुवाद बनाने के नियम पे आना है। अनुवाद बनाने के नियम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं दो तरीके से बताया हूँ। एक वो जहाँ पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आता है, ये देखिए उदाहरण दिया है, उसका अनुवाद बनाने के नियम ये है। और जहाँ पर क्या शब्द वाक्य बीच में आता है, ये उदाहरण दिया है, या क्या के अलावा दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, उसका अनुवाद बनाने का नियम मैं ये दिया हूँ। अब इसके बावजूद आप सब लोग ग्रामर की किताब से एक्सरसाइज कीजिए, जहाँ दिक्कत हो कमेंट कीजिए, हम उसका समाधान अगले वीडियो में बताएंगे। और जो कहीं दिक्कत हो, किसी तरह की दिक्कत हो, ना समझ में आता हो, वो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि यहाँ हमको नहीं समझ में आता। एक बार देखिए, दो बार देखिए, 10 बार देखिए, निश्चित रूप से समझ में आएगा। और नहीं समझ में आता तो कमेंट करके पूछिए कि हमारी ये समस्या है, हमको यहाँ पे ये बताया जाए। अब इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो तुम्हारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये खत्म हो रहा है। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है और उसका अनुवाद बनाने का क्या नियम है।